वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 हिस्ट्री क्लास 7 का इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मुगल एम्पायर हैड नीटेड द होल कंट्री इनटू वन सिंगल यूनिट। जो मुगल एम्पायर था जितना कंट्री था उसको अपने एक यूनिट में वो ले लिया था। द डेथ ऑफ द एम्पायर औरंगजेब लेड टू स्टेटली डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। और जो औरंगजेब की जब डेथ होती है तो मुगल एम्पायर क्या होता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। औरंगजेब क्या था, मुगल एम्पायर का लास्ट पावरफुल रूलर था। ग्रेजुअली इट लॉस्ट इट्स ग्लोरी अंडर द एम्पायर बिकम लिमिटेड टू ओनली अ फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स अराउंड दिल्ली। और क्या होता है, धीरे धीरे ये अपने ग्लोरी को भी ख़त्म कर लेता है और सिर्फ इसकी दिल्ली के चारों ओर कुछ स्क्वायर किलोमीटर ही लिमिटेड बसती है। In 1803, the British army occupied Delhi and Mughal emperor became a merry Persian. The war of Mughals become a tradition among the Mughals. जो 1803 में क्या होता है, जितने भी ब्रिटिश आर्मी थे, जो मुगल थे, उसके पेंशनर बन जाते हैं, यानी पेंशन पे रहने लगते हैं। ये भी बात थी। और जो वार होता था, लड़ाई होती थी, वो क्या होता था, मुगल का एक ट्रेडिशन बन चुका था। तो मेन रीज़न ये भी था कि मुगल डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। द डेटोरेटेड द पॉलिटिकल एंड द of the empire, many local and regional forces starting emerging in India। और दूसरा रीज़न यह था कि जो भारत में बहुत सारे रीजनल फोर्सेस का उदय होने लगा था। इन 18th century a large number of independent and semi independent powers came in front of बंगाल, अवध, यानी कि जो सेमी यानी कि बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ 1800 सेंचुरी, यानी कि 1800 सेंचुरी में क्या हुआ था, ये सब यानी कि ये सब के पास पावर आई थी। बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब के पास पावर आई थी। बंगाल, अवध, ये सब के पास पावर आई थी। हैदराबाद, मैसूर और मराठा किंगडम के पास। द ब्रिटिश हैड टू ओवरकम दिस पावर्स टू एस्टैब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया। Some of these states and come into existence because of breaking away of the governor of the provinces from Mughal Empire. Some other states come into because of the revolts of local chiefs and zamindars, but unfortunately they were not able to improve the economic condition of their state। मतलब कि जो ब्रिटिश थे उनको इंडिया पे इस्टेब्लिश, यानी कि इंडिया पे थ्रोन को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा पावर होगा लेना होगा। और जो कुछ स्टेट्स थे वे क्या थे, वहाँ एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, क्योंकि जो वो गवर्नर और प्रोविंसेस का ब्रेकिंग अवे, तो ये भी मेन रीजन था। और कुछ स्टेट्स क्या थे, पावर में आए थे बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट्स ऑफ बाय लोकल चिफ्स एंड जमींदार्स। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वे अपने स्टेट्स के इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर पाते। अब हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। नाउ वी विल स्टडी बंगाल। Murshid Quail Khan took advantages of the weak central authority and took over the control of Bengal, where he had been appointed as a Shubedar and then a Diwan। मतलब मुर्शिद कुइल यानी कि मुर्शिद कुइल खान क्या थे, बंगाल के वो पहले तो बंगाल में उसे अपॉइंट किया गया सूबेदार्स में, फिर दीवान में। ही बिकेम द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल ओनली इन 1770 CE and established internal and external peace there। He organized the revenue system and gave loans to the poor cultivators। He granted equal opportunity to the Hindus and Muslims in the appointment to high official post। मतलब कि जो पहले तो मुर्शिद कुइल खान को सूबेदार बनाया गया, फिर दीवान बनाया गया, फिर वह गवर्नर बन गए 1717 में केवल। और उसने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पीस वहाँ पे स्टैब्लिश किया। और उसने एक रेवेन्यू सिस्टम, यानी जो टैक्स लगता है रेवेन्यू सिस्टम, वो क्या हुआ, रेवेन्यू सिस्टम को स्टार्ट किया और पुअर कल्टिवेटर्स को, यानी कि जो गरीब थे उनको लोन देना शुरू कर दिया था। और उसने क्या किया, मुस्लिम एज वेल एज हिंदू को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी ताकि वह हाई ऑफिशियल पोस्ट तक अपॉइंट हो सकता है। आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद कुइल खान, सुजाउद्दीन एंड अलीवर्दी खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल
All three Nawabs of Bengal realized the importance of trade and thus provided all facilities to the local and foreign merchants. They built roads, thanas, etc. They even forced the officials of the East India Company to obey the laws of the land and pay the same custom duty as was paid by local merchants. मतलब कि जो ये तीनों नवाब थे, मुर्शिद कुइल खान, अफसुजाउद्दीन, अलवर्डी खान, ये सब क्या थे, बंगाल के नवाब थे। और ये तीनों नवाब जानते थे कि व्यापार का कितना महत्व है, और उन्होंने लोकल एज वेल एज फॉरेन यानी कि लोकल मर्चेंट्स को भी और विदेशी जो विदेश के मर्चेंट्स थे उनको सारी फैसिलिटीज़ दी ट्रेड के। और ट्रेड के इम्पोर्टेंस वो जानते थे, ट्रेड का इम्पोर्टेंस को, और उन्होंने रोड्स, थानास भी बनवाए। और उन्होंने एक गलती की कि उन्होंने किया कि जो वे क्या किए, ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी कि हम डू यू नो में ये पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्स किया कि जो लॉ बनाई गई है रेवेन्यू सिस्टम पे, उसकी लैंड पे, उसको ऑबे करे, और जैसे लोकल मर्चेंट्स पे करते हैं वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी करे। तो ये था, वो कौन थे, फॉरियन थे। अब डू यू नो पढ़ेंगे यहाँ पे, दी नवाब्स ऑफ बंगाल वेयर short sighted and failed to see the increasing threat of India Company as they were ignorant of the destructions caused by Western trading companies in Africa and parts of Asia and South America। मतलब कि जो नवाब थे, वो बंगाल के जो नवाब थे, वे क्या थे, वे उनको पहचान नहीं पाए ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसने उसे कमज़ोर समझा, तो उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको क्या किया, जो उसने वेस्टर्न ट्रेडिंग कंपनीज थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद जो कि अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में और एशिया और अमेरिका के पार्ट्स में थी, एक्चुअली अफ्रीका के पार्ट्स में, अफ्रीका में थी, और एशिया और अमेरिका के पार्ट्स में थी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट अवध। Saddat Khan laid the foundation of kingdom in the province of Awadh when the Mughal emperor Muhammad Shah appointed him as a governor of Awadh in 1722. He controlled the opposition by the jamindars and reformed the revenue system to protect the peasants from the Jamindar. He established an efficient administration and well-paid, well-trained and well-armed army। मतलब सद्दत खान कौन था, अवध का यानी कि मुगल एम्पायर का किंगडम का फाउंडेशन सद्दत खान ने किया था, और मोहम्मद शाह ने उसे गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया अवध में इन 1722। और उसने जो जमींदार के जो द्वारा अपोजिशन विरुद्ध था यानी कि किसान के, उसे प्रोटेक्ट किया और रेवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म किया। उसके बाद उसने वह एक बहुत अच्छा राजकाज संभालता था एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन करता था, और साथ ही साथ वह वेल पेड, वेल ट्रेड और वेल आर्म्ड आर्मी था। सद्दत खान nephew Safdar Jung succeeded him in 1739. He also became a wazir at the Mughal court. He established peace which led the development and prosperity of Awadh. It also helped in the growth of Lucknowi culture around the अवध कोट। यानी कि जो वह सद्दत खान का भतीजा यानी नेफ्यू मतलब भतीजा, उसका भतीजा सफदार जंग, उसने 1739 को थ्रोन लिया और वह वाजिर बन गया मुगल के कोर्ट का, और उसने उस समय बहुत ही डेवलपमेंट की अवध की। एंड उसने क्या किया, अवध के कोर्ट में लखनवी कल्चर को भी ग्रोथ हुआ उस समय। अब हम पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में। द स्टेट ऑफ हैदराबाद एंड फाउंडेड बाय निजाम उल मुल्क असफ झा इन 1724। ही वॉज अ पावरफुल नोबल अंडर द मुगल एम्पायर फारूक सियार। He was made the viceroy of Deccan and suppressed the opposition and established the efficient administration। जो हैदराबाद के फाउंडेशन हुआ था उसका निज़ाम उल मुल्क असफ झा ने किया था इन 1724। वह एक बहुत ही पावरफुल नॉवल रहा था मुगल एम्पायर के अंदर। उस समय जो मुगल एम्पायर थे वे थे फारूक सियार, और उसने जो था उसने एक बहुत ही अच्छा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया था। In 1720 he became a wazir of the emperor
Muhammad Khan, he tried to improve the administration but was disgusted and the corruption of fickle-mindedness of the emperor. वो 1720 में वह वाजिर बन गया। मोहम्मद खान जो थे वो एम्परर थे उस समय, वो वाजिर बन गया और उसने एडमिनिस्ट्रेशन को कोशिश किया कि वह इम्प्रूव कर सके, लेकिन वह निराश हो गया क्योंकि उस समय जो एम्परर थे वे बहुत क्लेवर थे। He decided to back to Deccan and lend the foundation of Hyderabad state, but never openly declared his independence from the Mughal ruler. He suppressed the revolts of Jamindars and put an end to the corruptions in the revenue system. But after his death in 1748, disturbance started in Hyderabad again. मतलब कि वह उसने डिसाइड किया कि अब वह डेक्कन जाएगा और उसने क्या हुआ, उसी समय हैदराबाद स्टेट की फाउंडेशन हुई। उसके बाद उसने ऐसा कभी डिक्लेयर नहीं किया, जो वो मुगल रूल जो था उस समय वहाँ से वो आया था, तो ये वो उसने कभी ऐसा नहीं किया कि हम मुगल रूलर से इंडिपेंडेंस हो गए, स्वतंत्र हो गए, उसने ऐसा नहीं कहा। और जो उसने जो जमींदार जो रेवेन्यू सिस्टम टैक्स लगाई थी उस समय उसने भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसकी डेथ के बाद 1748 में उसकी फाइनली डेथ हो जाती है। उसके बाद हैदराबाद में फिर से करप्शन होना शुरू हो जाता है, भ्रष्टाचार होना शुरू हो जाता है। The state of Bengal, Awadh and Hyderabad never openly asserted their independence, even though they had established independent kingdoms. They continued to please the emperor by sending tributes or by helping him in the time of need. But there were other states that openly asserted the independence from the Mughal Empire. There were the Sikh, Maratha and the Rajput. जो बंगाल, अवध और हैदराबाद थे उसने क्या किया, कभी ये नहीं कहा कि हम लोग स्वतंत्र हो गए मुगल एम्पायर से, उसने ऐसा कभी नहीं कहा। और यहाँ तक कि वो उसके मदद भी करते थे, वह उसके टाइम के नीड में उसको मदद भी करते थे। मुगल एम्पायर जो थे हैदराबाद यानी कि ये सब स्टेट, उसने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम लोग इंडिपेंडेंट किंगडम हो चुके। लेकिन वही जगह जो सिख, मराठा और राजपूत से जब वो इंडिपेंडेंस हो गए तो उन्होंने कहा कि हाँ हम मुगल एम्पायर से इंडिपेंडेंस हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।